सॉरी इतना लेट चैप्टर देने के लिए, एक्चुअली मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 34। दक्षिता नीचे किचन में जाकर दक्ष के लिए खाना गर्म करती है। ठीक उसी वक्त कबीर भी किचन में आता है। दक्षिता को देखकर वो चिढ़ जाता है। दक्षिता की नज़र कबीर पर पड़ती है तो वो भी अपना चेहरा फेर लेती है। कबीर अपने लिए खाना निकालते हुए बोला, तुम्हें जिंदा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मुझे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, पर तुम तो जोक की तरह चिपक गई हो। दक्षिता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो उसे नज़रअंदाज करके जाने लगती है, जो काफ़ी था कबीर के गुस्से को बढ़ाने के लिए। वो एकदम से उसके सामने जाकर बेहद गुस्से से बोला, दुआ करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिले, वरना तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। ये कहकर वो गुस्से से उसे घूरता हुआ अपने खाने की प्लेट उठाकर वहां से चला जाता है। दक्षिता उसकी बातों को हवा में उड़ाती हुई दक्ष के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो कमरे के सामने जाती है। गेट खुला हुआ था। दक्षिता अंदर जाकर देखती है कि दक्ष सोफे पर ही सो गया है और इस वक्त वो किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत ही प्यारा लग रहा था। दक्षिता वही दरवाजे से टेक लगाकर पहले उसे जी भर कर देखती है। आखिर कितने दिनों बाद वो उसे ऐसे अपने सामने, अपने इतने करीब देख रही थी। सुकून मिल गया था उसको। फिर उसे ख्याल आता है कि दक्ष बिना खाना खाए ही सो गया है, लेकिन वो सोते वक्त इतना मासूम लग रहा था कि दक्षिता का दिल ही नहीं कर रहा था उसे उठाने के लिए। वो धीरे से अंदर जाती है और खाने की प्लेट टेबल पर ढक कर रख देती है। फिर वो दक्ष के ऊपर कंबल डालने लगती है। कंबल डालते वक्त उसका हाथ दक्ष के सीने पर लग जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि दक्ष तेज बुखार में तप रहा है। आखिर भीगा तो दक्ष भी दक्षिता के बराबर ही था। दक्षिता एकदम से उसके माथे को छूते हुए बोली, हे भगवान, ये तो बुखार से तप रहे हैं। वो दक्ष को कंबल से पूरा कवर करके जल्दी से नीचे जाती है और रामू के पास जाकर बोली, रामू भैया, जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, उन्हें बहुत बुखार है। ये सुनकर रामू बोला, ये तो होना ही था। आखिर जितना टाइम तुम बारिश में भीगी हो उतना ही टाइम भाई भी भीगे हैं। ये सुनते ही दक्षिता मन में बोली, इतना प्यार दबा रखा है आपने अपने अंदर मेरे लिए। रामू जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है, पर डॉक्टर का नंबर नहीं लग रहा था। अचानक से फिर से बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। रामू बोला, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर यहाँ तक पहुँच पाएगा। दक्षिता जल्दी से ठंडा पानी एक बर्तन में लेकर दक्ष के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मेरे साथ आए रामू भैया। वो दोनों जल्दी से दक्ष के पास जाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी जिससे दक्ष को ठंड लग रही थी। दक्षिता उसके पास जाकर जमीन पर बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है और रामू से बोली, भैया जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद करो। रामू फटाफट से बालकनी का दरवाजा बंद करता है और फिर रूम हीटर चालू करता है। दक्षिता दक्ष के पास बैठी, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो मन में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं बारिश में भीगती और ना ही दक्ष जी। उसके आंसू गिरकर गालों पर आ गए थे। रामू उसकी तरफ देखकर बोला, रोती क्यों हो? मामूली सा बुखार है, सुबह तक तो भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दक्षिता रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दक्ष जी की तबीयत खराब हुई है। रामू उसको देखकर मन में बोला, शायद यही वजह है जो दक्ष भाई तुम्हें अपने करीब नहीं आने देते। वो तुम्हारी कमजोरी बनते जा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि तुम इस तरह टूट जाओ। दक्षिता रोते जा रही थी और दक्ष के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती जा रही थी। रामू उसे देखकर मन में बोला, मैं नहीं जानता ये लड़की सही है या कबीर भाई। इसको देखकर लगता तो नहीं है कि ये किसी मकसद से यहाँ आई है या ये दक्ष भाई को कोई नुकसान पहुँचाना चाहती है। वो उसे दिलासा देते हुए बोला, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा दक्ष भाई को। जाओ तुम भी आराम करो, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हूँ यहाँ। दक्षिता बोली, नहीं, मैं अपने दक्ष जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और प्लीज भैया आप इस बारे में मुझे अब कुछ नहीं बोलेंगे। रामू समझ जाता है कि दक्षिता उसकी एक नहीं सुनेगी। वो वहां से उठते हुए बोला, ठीक है, पर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ, वो तो पिलोगी ना? दक्षिता सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है तो रामू चाय बनाने चला जाता है। कबीर भी अभी जाग रहा था। किचन से आती खटपट की आवाज सुनकर बोला, ये इतनी रात को रामू क्या कर रहा है किचन में? जाकर देखता हूँ।
ऊपर दक्षिता बस दक्ष के माथे पर लगातार ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी। वो अभी भी जमीन पर बैठी थी, हालांकि रूम में हीटर चालू था इसलिए उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। वो दक्ष के माथे पर हाथ लगाकर देखती है। बुखार अब पहले से काफी कम हो गया था। ये देखकर दक्षिता राहत की सांस लेती है। नीचे कबीर रामू से बोला, ये इतनी रात को किसके लिए चाय बना रहा है तू? रामू उसकी तरफ देखकर बोला, वो भाई वो दक्षिता। कबीर पूरी बात सुने बिना ही गुस्से से बोला, तू पागल हो गया है? रामू उस लड़की पर भरोसा कर रहा है जो हमारे दक्ष के लिए। रामू बीच में ही बोला, मुझे नहीं पता भाई कि कौन गलत है और कौन सही है, पर मुझे इतना पता है कि इस वक्त दक्ष भाई की तबीयत खराब है और वो लड़की दक्ष भाई का ध्यान रख रही है, उनके लिए रो रही है, जिसकी खुद की तबीयत खराब है पर उसे अपनी कोई चिंता नहीं है। ये सुनते ही कबीर बोला, क्या हुआ दक्ष को? मैं देख कर आता हूँ। पीछे से रामू बोला, कबीर भाई जा रहे हो तो ये चाय भी ले जाए। कबीर बिना कुछ बोले चाय का कप पकड़ लेता है और ऊपर जाता है। दक्ष के कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। कबीर धीरे से गेट खोलता है और अंदर जाता है। जैसे ही उसकी नज़र दोनों पर पड़ती है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। दक्ष जो गहरी नींद में था और उसने मजबूती से दक्षिता का हाथ पकड़ रखा था और दक्षिता वही जमीन पर बैठे बैठे दक्ष के सीने पर सर रखकर सो गई थी। कबीर एकटक दोनों को देख रहा था। वो चाय का कप टेबल पर रख देता है। दक्ष को तो दक्षिता ने कंबल ओढ़ा दिया था, पर खुद वो ऐसे ही जमीन पर बैठी थी और उसे भी ठंड लग रही थी, चाहे नींद में ही सही, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। कबीर एक नज़र दोनों को देखता है, फिर अपने कमरे में जाने लगता है, पर फिर उसे रामू की बात याद आ जाती है। दक्षिता की भी तबीयत खराब है पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं है। वो वापस दक्षिता को देखता है जो ठंड से खुद में ही समाती जा रही थी। कबीर वापस उसके पास जाता है और दूसरा कंबल दक्षिता पर डाल देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो क्या अब बदल जाएगा कबीर का नजरिया? क्या अब यहाँ से होगी दक्ष और दक्षिता के बेहिसाब प्यार की शुरुआत? आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।